कभी सोचा है जब इंटरनेट और वाईफाई नहीं थे, गूगल और ओपरा जैसे सर्च इंजन नहीं थे, तब लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर कहाँ से मिलते थे? उन उत्तरों के लिए तब था भारत, और भारत में थे ऐसे विश्वविद्यालय जो आज के आईआईटी, आईआईएम, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड से कहीं आगे थे। ये सिर्फ पाठशालाएं नहीं थी, ये तपोस्थल थे जहां विद्या को साधना माना जाता था। आज हम जानेंगे भारत के 5 ऐसे विश्वविद्यालय जो ज्ञान, दर्शन और संस्कृति के आदर्श मंदिर थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आर्यवर्त क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर दिशा में जहां धरती आकाश को छूती है और जहां हिमालय पे बर्फ नहीं परंपराएं जमी हुई है, वहां था एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर सिर्फ ज्ञान को पढ़ाया नहीं जाता था बल्कि उसे महसूस किया जाता था। और वो विश्वविद्यालय था शारदा पीठ। शारदा पीठ एक ऐसा स्थान जिसे ज्ञान की देवी का धाम भी कहा गया है। यह कोई साधारण विद्यालय नहीं था, यह एक जीवित चेतना थी जहां वेद, वेदांग, विवेचना, दर्शन और खगोल शास्त्र पर गहन अध्ययन होता था। आज जिस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, वहीं नीलम घाटी के पास यह स्थित था। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक शारदा पीठ भारत के नक्शे पर चमकता एक सितारा था। यहाँ देश भर से विद्यार्थी और विद्वान आते थे, केवल शिक्षा लेने नहीं बल्कि जीवन को समझने के लिए। ऐसा माना जाता है कि अखंड भारत की यात्रा से पहले आदि शंकराचार्य यहाँ आए थे। वह यहाँ शास्त्रों का ज्ञान लेने के लिए नहीं आए थे, वह यहाँ ज्ञान की देवी माँ शारदा से मार्गदर्शन लेने आए थे। उनके लिए ये कोई मंदिर नहीं था, यह माँ सरस्वती का साक्षात स्वरूप था। यहाँ जिन विषयों का अध्ययन होता था वो केवल लौकिक नहीं थे। वेद और वेदांग से लेकर खगोल शास्त्र तक, तंत्र से लेकर दर्शन शास्त्र तक, शारदा पीठ में ज्ञान को संपूर्ण रूप में समझाया जाता था। यहाँ का प्रत्येक छात्र न केवल ज्ञानी बनकर निकलता था बल्कि एक साधक बनकर समाज को दिशा देता था। यहाँ बैठकर न जाने कितने ऋषियों ने ब्रह्मांड को जाना, नक्षत्रों की गणना की और आत्मा की गहराइयों में उतरकर जीवन का अर्थ समझा। अब चलते हैं पश्चिम की ओर, जहां भारत के पहले विश्वविद्यालय ने जन्म लिया, जिसे हम सब तक्षशिला के नाम से जानते हैं। यहाँ ज्ञान सिर्फ पुस्तकों में नहीं था बल्कि जीवन के हर पहलू में था। तक्षशिला आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। यह कोई साधारण शिक्षण स्थल नहीं था, यह एक जीवित संस्कृति थी। इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है और यह दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। तक्षशिला में राजनीति, युद्ध नीति, वेद, गणित, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, धनुर्विद्या जैसे 64 से अधिक विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ की शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्वान बनाना नहीं बल्कि एक पूर्ण व्यक्ति का निर्माण करना था। तक्षशिला से कई रत्न निकले थे, लेकिन आज भी 3 रत्नों को याद किया जाता है: चरक, चाणक्य और पारणी। चरक, जिन्होंने नोज सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी जैसी चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया, उनके द्वारा लिखी गई चरक संहिता आज भी चिकित्सा की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। चाणक्य, जिन्हें मौर्य साम्राज्य का निर्माता कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र रचा और राजनीति को दर्शन से जोड़ा। पाणिनि, व्याकरण शास्त्र के महान आचार्य, जिनकी रचना अष्टाध्यायी आज भी विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा रचना मानी जाती है। इन तीनों ने तक्षशिला को सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि ज्ञान की महाशक्ति बना दिया था। तक्षशिला की ख्याति इतनी व्यापक थी कि यहाँ पर ईरान, यूनान, चीन और मध्य एशिया से छात्र हजारों की संख्या में आते थे। लेकिन तक्षशिला में प्रवेश पाना इतना आसान नहीं था।
यहाँ पर प्रवेश लेने के लिए आपको एक बहुत ही कठिन परीक्षा को पास करना पड़ता था। तक्षशिला भले ही आज खंडरों में तब्दील हो गया है, पर इसकी शिक्षा पद्धति आज भी कई आधुनिक संस्थानों के मूल में बसी हुई है। यह शिक्षा का वो आदर्श था जहाँ ज्ञान, नीति, विज्ञान और मानवता एक साथ पनपते थे। तक्षशिला भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की धरोहर थी, एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसने पीढ़ियों को दिशा दी, सम्राटों को नीति दी और भारत को उसकी बौद्धिक गरिमा दी। अब चलते हैं वहां जहां तर्क था, विवेक था, जहां ज्ञान के लिए सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि विचार और प्रमाण मांगा जाता था। यह भारत का वह कोना था जहां तर्कशास्त्र अपने चरम पे पहुंचा। मिथिला विश्वविद्यालय। मिथिला आज का बिहार और नेपाल का कुछ भाग में स्थित था। यह प्राचीन काल में तर्क और न्याय का तीर्थ था, जहां भारत का सबसे प्रभावशाली लॉजिक सिस्टम विकसित हुआ, जिसे हम मिथिला स्कूल ऑफ लॉजिक कहते हैं। यह कोई साधारण पाठशाला नहीं थी, यह वह स्थान था जहां प्रश्न पूछना अनादर नहीं, ज्ञान की पहली सीढ़ी माना जाता था। यहाँ न्याय शास्त्र यानी लॉजिक और तर्क की गहराई से पढ़ाई होती थी। यहाँ वेद, संस्कृत, विचार और दर्शन शास्त्र का सम्यक ज्ञान दिया जाता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था तार्किक सोच। छात्रों को सिखाया जाता था कि बिना सोच विचारे कुछ भी मानना अंधकार है और तर्क उस अंधकार में जलता हुआ एक दीपक। मिथिला ने ऐसे विद्वान दिए हैं जिनका नाम आज भी भारत के बौद्धिक आकाश में चमकता है। वाचस्पति मिश्र, जिनकी रचना वेदांत, साख्य और न्याय दर्शन को जोड़ने वाली सीढ़ी बनी, और उदय नारायणाचार्य, तार्किकता के ऐसे आचार्य जिन्होंने बौद्ध दर्शन के साथ गहन संवाद किया, भारत न्याय शास्त्र को दंड आधार दिया। इन विद्वानों ने मिथिला को केवल विश्वविद्यालय नहीं बल्कि भारत की तार्किक चेतना का स्तंभ बना दिया था। यहाँ किसी मत को स्वीकार करने से पहले उसे कसौटी पर कसा जाता था। प्रश्न, प्रति प्रश्न, अनुमोद और निष्कर्ष के आधार पर। मिथिला की न्याय शास्त्र परंपरा ने न केवल भारत को बल्कि पूरी एशिया के बौद्धिक विमर्श यानी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को दिशा दी। यह परंपरा आगे चलकर नव्य न्याय और नव्य विचार जैसे दर्शन की नींव बनी। अब चलते हैं उत्तर पश्चिम की ओर, एक ऐसा स्थान जहां पत्थरों पर धर्म उकेरा गया, जहां शिक्षा, स्थापत्य और साधना का एक अद्भुत संगम हुआ। यह स्थान था पुरुषपुरा, जो आज के पेशावर में स्थित था। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो कला केंद्र और बौद्धिक साधना केंद्र सब साथ में था। यह गांधार क्षेत्र की राजधानी और शिक्षा एवं कला का ध्रुव तारा था। यहाँ 1वीं और 5वीं शताब्दी के बीच बौद्ध धर्म और गांधार कला का जबरदस्त उत्थान हुआ। यह विश्वविद्यालय उस समय का सांस्कृतिक केंद्र था जब बुद्ध की मूर्तियां चुपचाप ध्यान में लीन थी और उनके विचार हजारों छात्रों के जीवन को मार्गदर्शन दे रहे थे। यहाँ बौद्ध दर्शन, दर्शन शास्त्र, कला और विशेष रूप से मूर्ति शास्त्र सिखाया गया था। यहाँ विद्यार्थी केवल विचार करना नहीं सीखते थे, उन विचारों को पत्थरों पर उकेरना भी सीखते थे। यह वही जगह है जहाँ गांधार शैली ने जन्म लिया, जो ग्रीक और भारतीय शैली का एक अद्भुत संगम था। इस शैली ने भारतीय मूर्ति कला को एक नई दिशा दी और पहली बार बुद्ध को एक मानवीय रूप में दर्शाने में सहायता की। चीनी यात्रियों फाहियन और हेनसांग ने जब भारत की यात्रा की तो उन्होंने पुरुषपुरा को विशेष रूप से वर्णित किया। फाहियन ने इसे विद्या और शक्ति का नगर कहा और हेनसान ने लिखा, यहाँ के भिक्षु धर्म का गहन अभ्यास करते हैं और यहाँ की मूर्तियाँ अद्वितीय कला के उदाहरण हैं। इन यात्रियों की लेखनी में पुरुषपुरा केवल एक नगर नहीं था बल्कि आध्यात्मिक अनुभव था। पुरुषपुरा में शिक्षा और साधना एक दूसरे से अलग नहीं थे। यहाँ का विश्वविद्यालय एक विहार जैसा था, जहाँ अध्ययन,
ध्यान और आत्म विकास एक साथ चलते थे। आज भी उनकी मूर्तियां हमें याद दिलाती है कि जब विचार, कला और साधना एक होते हैं, तब जन्म होता है पुरुषपुरा जैसे चमत्कार का। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां ज्ञान को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, अनुभव किया जाता था। जहां तंत्र और विज्ञान, योग और व्याकरण सब एक साथ पनपते थे। यह था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 8वीं सदी में पाल वंश के प्रतापी सम्राट धर्मपाल ने विक्रमशिला की नींव रखी। आज का भागलपुर बिहार, यह उस समय का एक बौद्ध महाविहार था जिसे तक्षशिला और नालंदा जैसी ख्याति प्राप्त थी। विक्रमशिला की स्थापना केवल शिक्षा के लिए नहीं हुई थी। इसका उद्देश्य था एक ऐसे स्थान को बनाना जो ध्यान, साधना और व्यवहारिक ज्ञान को साथ में लेकर चले। यहाँ बौद्ध तंत्र, योग, नीति शास्त्र, संस्कृत और व्याकरण पढ़ाए जाते थे। यह वो स्थान था जहाँ ज्ञान रहस्य के पर्दे में लिपटा हुआ नहीं था, बल्कि साधना से प्रकट किया जाता था। यह एक सुव्यवस्थित संस्था थी जिसमें एक मुख्य विहार, 6 स्वतंत्र कॉलेज और एक विशाल पुस्तकालय था। यहाँ दर्जनों आचार्य हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे। विक्रमशिला ने एक ऐसा विद्वान दुनिया को दिया जिसने भारत के ज्ञान को हिमालय के पार पहुंचाया। पंडित अतीश दीपनकर ये तिब्बत गए और वहां बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान किया। आज भी उन्हें वहां महापंडित के रूप में पूजा जाता है। यह विक्रमशिला की वैदिक दृष्टि और आध्यात्मिक गहराइयों का प्रतीक है। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण कर दिया और इसे भौतिक रूप से पूरी तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। इन विश्वविद्यालयों को सिर्फ मुगल आक्रांताओं ने नहीं, बल्कि हमारी भूल ने भी मिटा दिया है। आज जब हम आईवी लीग की बात करते हैं तो हम हमारे इतिहास को भूल जाते हैं, जो एक समय पूरी दुनिया को ज्ञान दिया करते था। हमें फिर से हमारी उसी पुरानी सोच को वापस आगे लाना होगा, जब हम ज्ञान को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं प्राप्त करते थे, बल्कि अपने जीवन के लिए प्राप्त करते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। कमेंट कर हमें बताएं कि आपको कौन सा विश्वविद्यालय सबसे रोचक लगा। आर्यवर्त क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। जय श्री महाकाल।